नमस्कार, मैं हूं स्मारिका सिंह। स्वागत है आप सभी का आज के विशेष कार्यक्रम विज्ञान जगत में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में हम सभी जानते हैं कि एक ऐसी तरीके का डेवलपमेंट है जिसमें हम प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन दोनों का ही ध्यान रखते हैं। पर इसी कड़ी में एक और कदम है सस्टेनेबल आर्किटेक्चर, जो धीरे धीरे हम सभी के बीच में अपनी जगह बना रहा है। सस्टेनेबल आर्किटेक्चर क्या होता है और इसका क्या यूज है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे हमारे आज के एक्सपर्ट मिस्टर रघु प्रताप सिंह से, जो कि आर्किटेक्ट हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। जी सर, हम सस्टेनेबल आर्किटेक्चर को किस तरीके से समझ सकते हैं, ये क्या है, इसे सरल भाषा में हमें बताएं। हमारे पूर्वज थे, आज से अगर हम बात करें 7-8 जनरेशन पहले तक, जी जब वो लोग कुछ भी हम स्पेस या कुछ भी घर बनाते थे, कुछ भी जगह बनाते थे, तो वो आसपास से चीज़ें इकट्ठी करते थे, फिर सूरज, हवा, इनको ध्यान में रखते थे। यहाँ तक कि आज हम जो मानते हैं वास्तु, घर के अंदर खूब जने बोलते हैं वास्तु, तो वास्तु पुरुष मंडला से निकला है। तो जो पुरुष मंडला है और वास्तु है, उसके अंदर क्या होता है, जो सूरज की डायरेक्शंस हैं, जो हवा है, इनको ध्यान में रख के जगहें बताई जाती हैं। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, जो हमारे पास ऑलरेडी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको हम ध्यान में रखते हुए हम कुछ भी आसपास चीज़ें इकट्ठी करके, आसपास से मटेरियल इकट्ठा करके कुछ भी बनाते हैं, तो वो सस्टेनेबल बन जाता है अपने आप। सो अगर हमें बात करें, अगर हम इसको पूरे को अगर छोड़ा, अगर मैं आपको एक नटशेल में समझाऊं पूरी चीज़, तो वो ये है कि अगर हम रिसोर्सेज को, नेचुरल रिसोर्सेज को हम अपने पास रख लें, हम सूरज को यूज़ कर लें, हम हवा जो दी है भगवान ने उसको हवा को यूज़ कर लें, आसपास जो चीज़ें उससे हमने घर बना लिया, तो हम सस्टेनेबल आर्किटेक्चर कर लेते हैं। जी सर, मतलब हमारे जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, जो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, उन्हीं को यूज़ करें। उनको ही यूज़ करें, जो रिसोर्सेज हैं उनको रिन्यू कर लें, दैट्स रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, तो हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़ सकते हैं। जी सर, बिल्कुल। हाँ सर, सस्टेनेबल आर्किटेक्चर के 3 से 4 फीचर्स हमें बताइए जिसकी मदद से हम इसे डिफाइन कर सकें। अच्छा, एक तो सबसे पहली चीज़, जो भी चीज़ 20 किलोमीटर के रेडियस में हमको मिल जाए और हमने उसको ही एज अ मटेरियल यूज़ कर लिया, तो हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। अगर हमने सूरज को यूज़ कर लिया हमारी लाइट के लिए, कि सुबह जब सूरज उग रहा है और शाम के टाइम तक सूरज जब तक छुप रहा है, तब तक हमें अंदर एक भी लाइट ना जलानी पड़े, तो हमने सस्टेनेबिलिटी को अचीव कर लिया। अगर हमारी जो हवा है, हर कंट्री में हवा की डायरेक्शन अलग तरीके से फ्लो करती है, अगर हमने उस हवा को सही तरीके से यूज़ कर लिया और आर्टिफिशियल हवा के तरीके, जैसे एसी सबसे बड़ी चीज़ है, इन सब का कंजप्शन हमने अगर कम कर लिया, तो हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ हैं। तो ओवरऑल मटेरियल और रिसोर्सेज को हमने यूज़ कर लिया, तो हम सस्टेनेबिलिटी के साथ रहते हैं। जी सर, इन्हीं चीज़ों को यूज़ करके ग्रीन बिल्डिंग्स या फिर ग्रीन हाउसेस का कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने काफ़ी बार सुना है। बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, तो आपके हिसाब से हमें इन सब चीज़ों को, ग्रीन हाउसेस को या फिर ग्रीन बिल्डिंग्स को प्रमोट करने की ज़रूरत क्या है? अच्छा, अगर आप मुझे बताइए कि हम बहुत बार बोलते हैं, राजस्थान या जयपुर में बोलते हैं कि बिसलपुर बांध में पानी ख़त्म हो जाएगा, तो कहाँ जाएंगे? अफ्रीका में बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे पानी है ही नहीं। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ जैसी वहाँ पे बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। जब हमारे पास पानी अगर सोर्स की तरह ख़त्म हो जाएगा, हमारी ग्लोबल वार्मिंग बहुत बढ़ रही है, धीरे धीरे हमारे पास इतनी गर्मी, हर साल हम देखते हैं कि इतने टेम्परेचर ने, आज 48 डिग्री टेम्परेचर ने गर्मी का रिकॉर्ड तोड़ा। नेक्स्ट ईयर तक सोचेंगे 50 डिग्री टेम्परेचर ने गर्मी का रिकॉर्ड तोड़ा। अब इस टेम्परेचर तक आते आते एसी भी फेल हो जाते हैं। जब हमारे पास गर्मी इतनी पड़ने लग जाएगी, हमारे पास पानी खत्म हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे? हम कैसे, हम हमारी आने वाली जनरेशन को क्या दे के जाएंगे? वो फिर क्वेश्चन करेगी कि हमने क्यों नहीं कुछ सोचा उनके लिए। इसलिए हमें ग्रीन बिल्डिंग, अब ग्रीन बिल्डिंग एक क्राइटेरिया है कि कैसे नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करा जाए और आर्टिफिशियल रिसोर्सेज पर डिपेंडेंसी कम हो जाए। इसको ग्रीन बिल्डिंग बोलते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज को सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन, फिर इसके अंदर रेटिंग मिलती है कि आपने कितना सोलर एनर्जी यूज़ करी है, घर के अंदर लाइट के लिए सोलर पैनल्स लगा के आपने कितनी सोलर एनर्जी यूज़ की है, आपने कितना वाटर हार्वेस्ट किया है, जो आपके पास नेचुरली पानी आता है, जो बरसात से पानी आता है, आपने उसे कितनी लिमिट तक हार्वेस्ट किया है, आपने कितनी लिमिट तक विंड एनर्जी को हार्वेस्ट किया है अपनी बिल्डिंग के अंदर,
इन सब की एक कैलकुलेशंस होती हैं जी। उस कैलकुलेशन पे बेस्ड हमको ग्रीन बिल्डिंग की रेटिंग्स मिलती हैं। तो ग्रीन बिल्डिंग आपने मुझसे पूछा क्यों हमें ज़रूरत है जी। अगर हम ग्रीन बिल्डिंग्स या सस्टेनेबल या इको फ्रेंडली आर्किटेक्चर पे काम नहीं करेंगे तो हम अपने आने वाली जनरेशन को शायद तक एक बहुत ही डार्क फ्यूचर देके जाएंगे। जी सर, बिल्कुल सर। ये बात तो हुई एनर्जी रिसोर्सेज की। हम लोगों ने जाना कि कैसे ग्रीन बिल्डिंग जो है वो एनर्जी रिसोर्स पे फोकस करती है। सर इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की, तो सर आजकल मास लेवल पर बिल्डिंग्स बन रही हैं और सर उन बिल्डिंग्स में और जो बिल्डिंग सस्टेनेबल आर्किटेक्चर की मदद से मिल रही हैं, उनके रॉ मटेरियल में क्या डिफरेंस है? अच्छा, मैं इसका 2 तरीके से आंसर दूंगा आपको जी। थोड़े दिन पहले मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था। उस आर्टिकल के अकॉर्डिंग क्या चीज़ है, हमारे पास अभी जितनी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, आज वर्ल्ड में जितनी स्पेसेस या जितनी जगह बनी हुई हैं, अगर हमारे पास यही पॉपुलेशन रहती है और हम आने वाले 5 से 10 साल तक इसी पॉपुलेशन की स्पीड से भी बढ़ते हैं तो हमारे पास पर्याप्त बिल्डिंग्स हैं। हमें और नई बिल्डिंग्स नहीं बनानी। हम पुरानी बिल्डिंग को ही रिवाइव कर लेंगे, रीयूज कर लेंगे तो भी हमारे लिए काफ़ी है। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं इसके साथ नहीं हूँ कि हमें कोई भी नई स्पेस बनानी पड़े। हमारे पास बहुत सारा हेरिटेज है, हमारे पास बहुत सारी पुरानी चीज़ें हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं जी। बट कई बार क्या होता है, कई जने उसे यूज़ करना नहीं चाहते और कई जगह पे गवर्नमेंट नॉर्म्स आ जाते हैं उनको यूज़ करने से पहले जी। बट एक पूरी स्ट्रीम है रिवाइवल, रीजनरेशन जो इन पे काम करते हैं जी। अब आपकी जो दूसरी वाली बात है कि कौन से मटेरियल्स का डिफरेंस है। जिस स्पीड से अब बिल्डिंग्स बन रही हैं जी। अब वक्त का को भी हम पैसे के साथ तोलने लग गए हैं। हमारे पास अगर वक्त है तो हमारे पास पैसा है, तो हमें बिल्डिंग्स जल्दी बनानी है जी। और अगर हम सस्टेनेबिलिटी तरीके से बिल्डिंग बनाएंगे तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो अगर बिल्डिंग जल्दी बनानी है तो हमें सस्टेनेबिलिटी से थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। तो हम आर्टिफिशियल मटेरियल पे डिपेंडेंट होने लग जाते हैं। हम जल्दी बिल्डिंग बना रहे हैं तो ज़्यादा सीमेंट यूज़ होगा। ड्राई कंस्ट्रक्शन है, 2 टाइप के कंस्ट्रक्शन होते हैं, ड्राई और वेट। जहाँ पे सीमेंट ज़्यादा यूज़ हो रही है वो वेट कंस्ट्रक्शन है, जहाँ पे लोहा ज़्यादा यूज़ हो रहा है वो ड्राई कंस्ट्रक्शन है। तो हम जल्दी बनाने के लिए सीमेंट के ब्लॉक्स, पहले ईंटें वो मिट्टी से बनाते थे, हम उनसे भी दूर जाते जा रहे हैं। हम सीधा सीमेंट ब्लॉक रखते हैं, आरसीसी की स्लैब डालते हैं और बिल्डिंग जल्दी तैयार जी। तो नई टेक्नोलॉजी के अंदर जो नए मटेरियल हैं वो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड मटेरियल हैं तो कि जल्दी एफिशिएंसी आए। और जो पुराने मटेरियल थे जैसे चूना, बहुत लाइम प्लास्टर बहुत पुराना मटेरियल है, वो अगर हम उनसे कुछ भी बनाते हैं, सस्टेनेबल तरीके से बनाते हैं, हम मड ब्रिक यूज़ कर सकते हैं, टेराकोटा ब्रिक्स, हम मिट्टी से कुछ भी बनाते हैं तो वो अपना टाइम लेती है और आज के डेट में टाइम कम है, इसलिए हम ज़्यादा उन बिल्डिंग्स को बना रहे हैं। जी सर, जैसे कि अभी आपने बताया कि हमारे पास ऑलरेडी इतनी जगह है, हमारे पास ऑलरेडी रिसोर्सेज हैं, हमें और बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो सर इस चीज़ के लिए हमें रीयूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो सर हम कंस्ट्रक्शन में कैसे चीज़ों को रीयूज़ कर सकते हैं? कंस्ट्रक्शन के अंदर हम बात करें तो पहले जो भी कंस्ट्रक्शन हो रखा है, अगर हम मान के चलते हैं आज से 100-150 साल पहले, और इनफैक्ट अगर मैं बताऊं जैसे आमेर के जो किले हैं, जो जयगढ़ है, नाहरगढ़ है, मेहरानगढ़ है, ये जितने भी आज 200-300 साल तक ये एज इट इज़ खड़े हैं। ये क्यों खड़े हैं कि इनका जो मटेरियल था वो बहुत ज़्यादा वहाँ का लोकल मटेरियल यूज़ किया था जी। तो वो अगर हम वैसे तरीके से कुछ भी बनाते हैं तो बहुत लंबा जाता है। और सस्टेनेबिलिटी का एक पार्ट ये भी है कि एक बिल्डिंग काफ़ी लंबे टाइम तक चले विदाउट मेंटेनेंस। तो हम अब आज की टेक्नोलॉजी हमारे पास है, साइंस हमारे पास है, हम उस बिल्डिंग का लोड कैलकुलेट कर सकते हैं जो पुरानी हो चुकी है, जो रहने के लिए हम बोलते हैं जर्जर हालत में है जी। हम कई बार सुनते हैं कि ये बिल्डिंग गिरने वाली है या टूटने वाली है, लेकिन आज हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है कि हम उस बिल्डिंग के अंदर कितना लोड हम एक्स्ट्रा दें, कितना हम उसके अंदर एक्स्ट्रा लोहा लगा के या और टेक्निक्स यूज़ करके उसकी स्टेबिलिटी बढ़ा दें, और उन सब टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए हम उसके अंदर रह सकते हैं, उसे यूज़ कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप सबने पुराने अपने नाना या दादी के घरों पे देखा होगा कि राजस्थान से लोगों से बात कर रहा हूँ, उन्होंने देखा होगा कि घर के अंदर पत्थर की छत देखी होगी आपने, जिसे हम अगर लोकल भाषा में बात करें तो कातले बोलते हैं जी। वो कातले पत्थर की स्लैब्स ऐसे रख देते थे और वो छत बन जाती थी जी। अब उस स्लैब अगर वो टूटने वाली हालत में आ रही है तो उसके नीचे एक लोहे का एक मेंबर लगा देते हैं। लोहा सस्टेनेबल प्रोडक्ट होता है अपने नेचर के हिसाब से, बनने के हिसाब से नहीं है,
क्योंकि लोहे को गला के हम वापस लोहा यूज़ कर सकते हैं, तो वो अपने आप में एक सस्टेनेबल प्रोडक्ट हो जाता है। बट मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा ख़राब है उसकी। बट अगर हम गर्डर लगा देते हैं उस छत के नीचे, उस पत्थर की स्लैब के नीचे एक लोहे की बीम लगा दी, अब उस छत को हम और खूब सालों तक यूज़ कर सकते हैं। जो एक पत्थर की स्लैब हमारे पास 100 साल पुराने हमारे दादा दादी छोड़ के गए हैं, वही सेम छत कुछ तरीके अपनाने के साथ हम वापस यूज़ कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी अलग अलग कैलकुलेशंस हैं जिसके थ्रू हम पुराने बिल्डिंग्स को आज की डेट में आज की ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। जी सर, काफ़ी सारी ऐसी टेक्निक्स जैसे कि अभी आपने बताया भी कि हम पुरानी चीज़ों को ही फिर से यूज़ कर सकते हैं, करनी भी चाहिए। जी सर, बिल्कुल। सर जैसे कि अभी हमने बात करी राजस्थान की, तो सर राजस्थान में गर्मी बहुत रहती है। हाँ। तो सर हम सस्टेनेबल आर्किटेक्चर का यूज़ करते हुए यहाँ के टेम्परेचर कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, यहाँ के घरों में टेम्परेचर को कैसे कंट्रोल करें? बिल्कुल ठीक है। अब इसको भी मैं वापस क्योंकि मैं बाय प्रोफेशन टीचर भी हूँ, कुछ जगह पढ़ाता भी हूँ, तो मैं वापस थोड़ा तरीके से समझाता हूँ इसको, 2-3 तरीकों से समझाऊंगा। मैंने बहुत शुरुआत में बात करी थी कि वास्तु कुछ भी नहीं है, क्लाइमेट की साइंस है जी। वास्तु जो हमको हमारे एक हेरिटेज ने दिया है वो एक क्लाइमेट की साइंस है। तो आपने बहुत बार सुना होगा साउथ वेस्ट मास्टर बेडरूम के लिए होता है, या साउथ वेस्ट घर का भारी हिस्सा होना चाहिए। जी। तो अब क्या होता है, जो भी एक सन होता है वो सन एक पाथ पे ट्रेवल करता है, ईस्ट से निकलता है वेस्ट में छुपता है, लेकिन क्योंकि इंडिया इक्वेटर से ऊपर है तो इंडिया में सन ईस्ट से वेस्ट वाया साउथ जाता है। हम कभी भी सन को ऐसे सीधा ऊपर नहीं देखते, हम ऐसे तिरछी नजरों से आगे देखते हैं, तो वो वाया साउथ ईस्ट से वेस्ट जा रहा है। तो अगर दिन का 12 से 3 जो मैं सबसे गर्मी वाला टाइम रखूं, वो टाइम क्या होगा, सबसे ज़्यादा गर्म है, तो उस टाइम सूरज कहाँ होगा, ईस्ट से निकल रहा है, वेस्ट में छुप रहा है, साउथ से जा रहा है, तो साउथ वेस्ट में दोपहर के टाइम पे सूरज होगा। जी सर। अगर सूरज दोपहर के टाइम पे साउथ वेस्ट में, राजस्थान में जहाँ पे और भी गर्मी है, वहाँ पे हमने अगर साउथ वेस्ट हिस्सा एक बिल्डिंग का ऊपर चढ़ा दिया या बोलूँ भारी कर दिया जी, तो उस पे सूरज की सीधी किरणें पड़ेंगी और उसकी किरणों की वजह से बाकी घर पे एक छाया आएगी। जैसे अगर आप मानिए यहाँ पे अगर बिल्डिंग भारी है, इस पे साउथ वेस्ट का सूरज पड़ा तो बाकी बिल्डिंग पे छाया आई। तो अगर साउथ वेस्ट हमने भारी कर दिया तो बाकी बिल्डिंग छाया में रहेगी, ठंडी रहेगी दोपहर के टाइम पे जी। तो अगर हमने तरीके से सूरज को पढ़ लिया, कहाँ पे हमें सूरज चाहिए, हमें सुबह सुबह रसोई में सूरज चाहिए होता है, इसलिए साउथ ईस्ट में रसोई बोली गई है वास्तु के अंदर। वास्तु के अंदर रसोई का डायरेक्शन साउथ ईस्ट दी है, ईस्ट से निकला साउथ से आ रहा है, सबसे पहले साउथ में किरणें पड़ेंगी। आज भी अगर देखा जाए सबसे ज्यादा बैक्टीरिया हमारे बाथरूम में नहीं, हमारे किचन में है, क्योंकि हम रात को खाना खाते हैं, वो खाना रह जाता है, कुछ और चीजें हैं, राशन है, और आज भी बैक्टीरिया के लिए सबसे अच्छी चीज है सूरज की किरणें जी। तो सबसे पहली किरण सूरज की किचन में पड़नी चाहिए, इसलिए वहां पे साउथ ईस्ट में किचन को बोला गया है वास्तु के अंदर जी। तो हम अगर सूरज की डायरेक्शन पढ़ ले राजस्थान के अंदर, और हमारी जगह है बेडरूम को सूरज से दूर रखें, लिविंग रूम को आगे रखें, तो ऐसे हम कुछ चीजें अगर देख लें, वास्तु के हिसाब से पढ़ लें और सूरज को पढ़ के लगाएं, तो हम गर्मी कंट्रोल कर सकते हैं। फिर बचपन में हमने फिजिक्स भी पढ़ी थी जी। उसमें एक थ्योरम थी, बर्नौली थ्योरम। यस सर। तो राजस्थान में एक बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है जो आज तक यूज हो रही है, वो है जाली टेक्नोलॉजी। हम हवा महल में, आमेर फोर्ट में, जयगढ़ में बहुत ज्यादा झरोके देखते हैं, उन झरोकों में जाली देखते हैं। तो वो कुछ नहीं, वो एक गर्म हवा जो लू चलती है राजस्थान में, उसे ठंडा करने का तरीका है। अब वो कैसे काम करता है, जैसे हम कभी चाय भी पीते हैं या कुछ भी पीते हैं, हम फूंक मारने के लिए अपना मुंह छोटा कर लेते हैं, हम ऐसे फूंक मारते हैं जी। वो ये थ्योरम है, कभी भी कोई गर्म हवा छोटे हिस्से से होके निकलेगी तो उसका टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा, वो हवा ठंडी हो जाएगी। तो क्योंकि राजस्थान में बहुत ज़्यादा लू चलती है, तो हम लू की जहाँ पे हमारे घर के अंदर हवा घुस रही है वहाँ पे हमने जालियाँ लगा दी, तो वो हवा ठंडी होके अंदर कमरे में आएगी जी। अगर हमने जैसे ये घर बना रहे हैं, घर की ये दीवार है, इस दीवार के आगे हमने थोड़ा दूर लेके एक और एलिवेशन या एक और मान के चलिए दीवार बना दी या जाली लगा दी, तो घर की इस दीवार, जिस कमरे की मेन दीवार है, वहां तक गर्मी पहुंचने में टाइम लगेगा जी। तो ऐसे कुछ टेक्निक्स, फिजिक्स और क्लाइमेट को पढ़ लें अगर हम ढंग से जी। और हम इनको यूज करें, तो हम एक गर्मी एकदम बहुत गर्म एरिया में भी एक ठंडा जी, कंफर्टेबल बोल सकते हैं, हम
कमरे बना सकते हैं, घर बना सकते हैं। जी, तो सर हमारे पास काफ़ी सारी साइंसेज अवेलेबल है ऑलरेडी जिनको यूज़ करके हम टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल सर, मैंने कहीं पढ़ा था कि जो घर की दीवारें होती हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए। इसके साथ ही सर मैंने रैट ट्रैप बॉन्ड के बारे में भी कुछ पढ़ा था, तो सर इन सभी चीज़ों को हमें डिटेल में बताएं। ठीक है। अब अगर हम वापस में पुराने टाइम से अगर लेते आते हैं, हम कैसे इवॉल्व करे हैं, रैट ट्रैप बॉन्ड बहुत आज की टेक्नोलॉजी है। 70-80 साल 100 साल पहले से जा सकते हैं ज़्यादा। तो अगर हम पहले की बात करें तो आमेर फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट या हमारी हवेलियाँ, नवलगढ़ और शेखावटी पूरी बेल्ट में बहुत सारी हवेलियाँ हैं, मंडावा साइड में बहुत सारी हवेलियाँ हैं। इनकी जब हम दीवारें देखेंगे तो वो दीवारें 1 फुट, 1.5 फुट या फिर 9 फुट तक चौड़ी होती हैं। हम अपने घर में आज के टाइम पे घर देखेंगे तो उनकी दीवारें 4.5 इंच की या 9 इंच की दीवारें होती हैं। बट हम अगर पहले चल जाते हैं तो बहुत चौड़ी दीवारें हुआ करती थी जी। अब उसके पीछे साइंस ये था, अगर दीवार ज़्यादा चौड़ी है और धूप अगर बाहर के हिस्से पे आके लग रही है जी, तो उस धूप को ट्रेवल करने में टाइम लगेगा एक सॉलिड सरफेस से, तो अंदर तक आते आते शाम हो जाएगी उस धूप को, और शाम को सूरज जब गिर जाएगा तो ऑटोमेटिकली ठंडक रहेगी जी। तो उस टाइम दीवारें चौड़ी बनाई जाती थी ताकि जो बाहर गर्मी, जो बिल्डिंग जो उस जगह फेस हो रही है वो गर्मी अंदर तक ना आए जी, वो अंदर तक हीट ट्रेवल ना करे, इसलिए दीवारों को चौड़ा रखा जाता था जी। फिर अब हमारे पास जगह धीरे धीरे कम होती जा रही है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, हमारे पास उतने नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है कि हम इतने चौड़ी चीज़ें लगा पाएँ, हमारे पास इकोनॉमी उतनी ज़्यादा नहीं है कि हम इतनी चौड़ी दीवारें बना पाएँ। तो हम टेक्नोलॉजी को इवॉल्व होते होते रेड ट्रैप बॉन्ड पे आए, जो आपने अभी मेंशन किया जी। अब रेड ट्रैप बॉन्ड क्या है, ईंट की एक दीवार है, इधर से एक तरफ से चुना उसको, बीच में उसमें 5 या 6 इंच का गैप रखा और दूसरी दीवार चुन दी। अब ये जो बाहर वाली दीवार है इस पे गर्मी लगेगी जी, और फिर अंदर की तरफ ट्रांसफर होगी, लेकिन बीच में क्योंकि हवा है जी, तो वो गर्मी दूसरी जो अंदर की तरफ वाली दीवार है अब उधर तक ट्रांसफर नहीं होगी। बचपन में वापस हमने साइंस में पढ़ा था कि एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, जी, सॉलिड से हीट जल्दी ट्रेवल करती है, हवा से हीट धीरे ट्रेवल करती है जी। तो इसलिए बीच के अंदर एक बफर बना दिया जाता है ताकि हीट यहाँ से लेके दूसरी दीवार तक ना जा पाए, उसको रेड ट्रैप बॉन्ड बोलते हैं जी। इसलिए ये दीवार कंपैरेटिवली या हम बाहर के गर्मी से अगर हम इसकी तुलना करें तो कम गर्म होगी और अंदर ज़्यादा कंफर्टेबल हमें टेम्परेचर मिलेगा, हमें एसी की ज़रूरत कम होगी। सिर्फ 2 महीने जो एक्सट्रीम है सिर्फ हम शायद तक तभी एसी चलाएं, बाकी हमें बाकी 10 महीने एसी की ज़रूरत ना हो। अभी क्या हो रहा है, क्योंकि हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ नहीं बना रहे, वैसे हम डिज़ाइन नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हम मार्च में एसी चालू कर देते हैं और वो अक्टूबर नवंबर तक चल रहा होता है। बिल्कुल सर। जहाँ पे हमें 2 महीने ही कंजप्शन चाहिए एसी का, हम 8 या 9 महीने कंज्यूम कर रहे हैं। हम उससे कार्बन फुटप्रिंट बढ़ा रहे हैं, उससे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ा रहे हैं, उससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और टेम्परेचर हर साल बढ़ता जा रहा है। हमारे आर्टिक ओशंस के ऊपर जितने भी ग्लेशियर्स है वो धीरे धीरे पिघलते जा रहे हैं, सबको पता है। ये सारी चीज़ें हैं जो छोटे से लेके ऊपर लेवल तक सब बात कर रहे हैं जी। लेकिन सोल्यूशन, और इसमें गलती किसी की नहीं मैं अभी बोलना चाहता, क्योंकि इसके अंदर अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता नहीं है कि शायद तक इसी 2 महीने भी यूज़ हो सकता है जी। आप आज भी कहीं पे ट्रैवल करने जाइए, आमेर में जाइए, जयगढ़ जाइए, मेहरानगढ़ जाइए, किसी भी हवेली में चल जाइए, नवलगढ़ की या मंडावा की, आप मई जून के मौसम में भी जाइए, आप जब अंदर जाएंगे उन जितनी भी जगहों पे, वहाँ पे आपको एसी की ज़रूरत नहीं लगेगी, आप कंफर्टेबल हो जाओगे जी। तो वो इतने पुरानी हमारे पास एक साइंस थी जी। उसको हम आज के कॉन्टेक्स्ट में या फिर आज की टेक्नोलॉजी के साथ मिला दें जी तो हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ आ जाएंगे। बिल्कुल। और हम हर चीज़ आर्टिफिशियल रिसोर्सेज यूज़ करने को कट डाउन कर देंगे। बिल्कुल जी सर, ये जो आपने बातें बताई ये काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। और अगर हम देखें तो हाँ, अब अगर हम ऑब्जर्वेशन करें तो जो पहले के ज़माने में भी जब एसी वगैरह नहीं थे तभी लोग सरवाइव करते थे, तो शायद इन्हीं टेक्निक्स की वजह से सरवाइव करते थे, हमसे ज़्यादा अच्छी तरह सरवाइव करते थे। हम एसी होने के बाद भी कंफर्टेबली रात को नहीं सो पाते, वो बिना एसी के भी कंफर्टेबली सोते थे।
जी सर। हम एसी के साथ भी खूब जने, मेरे ख्याल से मेरी उम्र के लोग और मुझसे बड़े, एक स्ट्रगल महसूस करते होंगे, शायद तक कभी कभार आपने भी किया होगा। रात को सोते टाइम आप एसी का टेम्परेचर अगर आपने 23 कर रखा है तो आपको अचानक ठंड लगेगी, और 24 कर दोगे तो आपको गर्मी लगेगी। वो 1 डिग्री के टेम्परेचर में भी आप कंफर्टेबल नहीं हो जी। तो शायद तक हम आज उतने कंफर्टेबल नहीं है जितने हमारे पहले वाली जनरेशन विदाउट एसी भी कंफर्टेबल रहती थी जी। सर ऐसी ही कुछ पुरानी टेक्निक्स हैं जिसको हम बोलते हैं लाइम प्लास्टर और आराइश वर्क, सर इनके बारे में हमें बताएं। ये राजस्थान की टेक्निक है, राजस्थान का प्लास्टर है लाइम प्लास्टर, आराइश वर्क। हमने बहुत ज़्यादा पुराने जितने भी मकान, छोटे छोटे मकानों के अंदर भी हमने देखा होगा चूने का प्लास्टर देखा होगा हमने, बड़े फोर्ट से लेके छोटे मकान तक सब जगह होता था। अब इसका एक एग्जांपल दूं, हम अपने घरों में आज की तारीख में मार्बल का या पत्थर का फ्लोर लगाते हैं जी सर। मकराना मार्बल है, इटालियन मार्बल है, कटनी स्टोन है एमपी से, बहुत सारे मार्बल्स हम घर के अंदर लाके लगाते हैं। तो मार्बल क्या करता है, अभी जब गर्मी है बहुत ज़्यादा तब तो फ्लोर ठंडा रहता है, हमें अच्छा लगता है जी। लेकिन जब सर्दी होती है तो वो और ठंडा हो जाता है। गर्मी में तो ठंडा रहता ही है मार्बल, लेकिन सर्दी में और ठंडा हो जाता है जी। अब हम सर्दी के अंदर रजाई या किसी भी चीज़ में कंफर्टेबल होके सो रहे हैं, हमारी बॉडी का एक टेम्परेचर है। हम जब सुबह सुबह उस गर्म टेम्परेचर के अंदर अचानक से नंगे पाँव मार्बल पे रखते हैं सर्दी के टाइम पे, तो वो जो टेम्परेचर डिफरेंस आया वो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, वो नुकसानदायक है। अब हम लाइम फ्लोर की बात करते हैं, लाइम प्लास्टर की बात करते हैं जी। अब लाइम क्या है, लाइम स्टोन से पाउडर निकल के बना, उस पाउडर ने पानी के साथ मिलके एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन बनाया और एक हमें कोलगेट हम करते हैं ऐसा एक पेस्ट तैयार हो गया जी। अब उस पेस्ट को हम प्लास्टर की तरह अप्लाई करते हैं जी। अब लाइम के अंदर क्योंकि एक नेचुरल खासियत है कि वो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, गर्मी के अंदर बाहर के तापमान से ज़्यादा ठंडा रहेगा और सर्दी के अंदर बाहर के तापमान से ज़्यादा गर्म रहेगा जी। तो उसके अंदर एक नेचुरल टेक्निक है, नेचुरल तरीके से वो अपने आप का टेम्परेचर कंट्रोल करता है। इससे हमारे शरीर को नुकसान नहीं है, इससे हमारी वेलबींग को नुकसान नहीं है और इन्वायरमेंट को भी ज़्यादा नुकसान नहीं है जी। तो लाइम प्लास्टर बहुत अच्छी तकनीक है राजस्थान में खासकर। जब हम दीवारों पर अगर वो प्लास्टर कर दिया तो दीवारें ठंडी रहनी स्टार्ट हो जाएंगी। जो आपने बहुत पहले एक क्वेश्चन पूछा था मुझसे कि हम कैसे दीवारों को ट्रीट करें, अगर हम सीमेंट की प्लास्टर की बजाय चूने के प्लास्टर से ट्रीट करते हैं तो हम ज़्यादा कंफर्टेबली ठंडा अपने कमरों को, अपने घर को रख सकते हैं जी। सर मतलब ये जो टेक्निक्स हैं ये सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए नहीं बल्कि हमारी हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छी हैं। ये हर तरीके से अच्छी हैं जी सर बिल्कुल। सर आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हम सभी के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो सर टेक्नोलॉजी का सस्टेनेबल आर्किटेक्चर में क्या रोल है? टेक्नोलॉजी का सस्टेनेबल आर्किटेक्चर में बहुत अच्छा खासा रोल है। साइंस तो पहले भी थी, साइंस आज भी है और साइंस हमारे साथ साथ इवॉल्व करेगी भी जी। और साइंस को कई ऐसे लोग हैं जो कई ऐसे बिलीव करते हैं, वो साइंस को भगवान से ज़्यादा मानते हैं। उनके लिए भगवान नहीं, उनके लिए साइंस बहुत है। किसी भी साइंटिस्ट को से बात करूँ, उनके लिए साइंस सब कुछ है, क्योंकि साइंस में लॉजिक है, साइंस बता पाती है हर चीज़ का आंसर। और टेक्नोलॉजी साइंस का ही सिनोनिम मान लीजिए, पर्यायवाची मान लीजिए जी। साइंस से निकल के टेक्नोलॉजी पे आए हैं, तो टेक्नोलॉजी को सही दिशा में यूज़ करना ज़रूरी है। हम अगर आज फ़ोन की बात करें तो हम बोलते हैं कि फ़ोन आज की जनरेशन को ख़राब कर रहा है, या फिर डिटॉक्स एक बहुत ज़्यादा वर्ड चलता है कि हमें फ़ोन से डिटॉक्स ले लेना चाहिए। लेकिन फ़ोन की वजह से हम इतने सारे एक्सप्लोजर हमें मिला, इतना सारा हमें अलग अलग तरह का ज्ञान मिल पाया, दुनिया में क्या चल रहा है हम जान पाए। तो टेक्नोलॉजी के साथ एक बहुत अच्छी चीज़ है कि उसे समझना बहुत ज़रूरी है और कैसे यूज़ करना बहुत ज़रूरी है जी। मैं एक फैक्ट बताता हूँ, आप थोड़ा सा आपको अचंभा होगा उस फैक्ट पे। सीमेंट जो हम सस्टेनेबल आर्किटेक्चर के अंदर गलत बताते हैं, कार्बन फुटप्रिंट ज़्यादा है क्योंकि उसकी मैन्युफैक्चरिंग जहाँ से वो जिस तरीके से वो बनता है उसकी वजह से कार्बन फुटप्रिंट बढ़ रहा है। हम सीमेंट को ख़राब बोलते हैं क्योंकि इसको हम इस तरह से यूज़ कर रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी गलत तरीके से इसको यूज़ कर रहे हैं। लेकिन सीमेंट जब बना था वो एनवायरनमेंट को बचाने के लिए बना था। अगर मैं आपको बताऊंगा कि सीमेंट जो बना है वो एनवायरनमेंट को बचाने के लिए बना है तो पहली बार में आपको समझ में नहीं आएगा ऐसा कैसे हो सकता है। बट हुआ क्या था कि हम नेचुरल रिसोर्सेज इतने ज़्यादा यूज़ करने लग गए। हम माइनिंग कर रहे हैं पत्थर के लिए, हम माइनिंग कर रहे हैं लोहे के लिए,
हम माइनिंग कर रहे हैं घर की किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, हम बहुत सारी चीज़ों को, हम लकड़ी यूज़ कर रहे हैं जंगलों में पेड़ काट काट के जी। तो इतनी सारे हम जब नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ करने लग गए तो उसको कम करने के लिए सीमेंट का इजाद हुआ। तो सीमेंट एक्चुअली पर्यावरण को बचाने के लिए थी, लेकिन जिस तरीके से सीमेंट बनने लग गई, जिस तरीके से सीमेंट का यूज़ होने लगा और जैसे ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बन गया, उस वजह से आज हम सीमेंट को गलत मान रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा यूज़ है अगर आप तरीके से करें उसको। आप ड्राई कंस्ट्रक्शन जो होता है, जो जल्दी भी बनता है और लोहे के साथ बनता है, हम उसको यूज़ करें, हम साइंस को ढंग से लगाएं हमारे जगहों पे। हम बर्नौली थ्योरम जो मैं पहले बता चुका हूँ, हम सन को पढ़ लें, हम इन सब चीज़ों को मिला के कुछ चीज़ तैयार करेंगे तो हम बहुत अच्छी तरीके से तो लाइफ जी पाएंगे, ज़िंदगी को सही दिशा में ले जा पाएंगे, प्लस हमारे आने वाली जनरेशन को हम अच्छा भविष्य दे पाएंगे। जी सर, ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि जो यूज़ है टेक्नोलॉजी का वो हम पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है उसके प्रोस भी हैं, उसके कॉन्स भी हैं। जी सर, इसके अलावा जो हम बात करते हैं ग्रीन बिल्डिंग्स का, इसका एक स्पेशल फीचर है जिसे हम बोलते हैं वाटर हार्वेस्टिंग। तो सर वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है, इसके बारे में हमें बताएं। वाटर, जैसे इसका वर्ड से ही इसका बहुत ज़्यादा मतलब समझ में आ जाता है। वाटर को हार्वेस्ट करना, हार्वेस्ट मतलब उसे इकट्ठा करना। हमको एक बहुत अच्छी चीज़ दी है, बरसात बताई गई है हमारे पास, भगवान ने बरसात दी है हमको। तो सिर्फ पहली बरसात होती है, उसमें सारा कचरा होता है। उसके बाद जितनी बरसात आती है, पहले के ज़माने में उस पानी को इकट्ठा करके उससे सब्जियां बनाई जाती थी। राजस्थान में उस पानी को पालर पानी बोलते हैं। उससे दालें बनती थी, सब्जियां बनती थी, उसे कुंड में इकट्ठा करते थे, कम्युनिटीज़ उसे यूज़ करती थी। बरसात का पानी बहुत अच्छा होता है, बहुत रिफाइंड होता है, क्योंकि वो भाप बन के बना है। जी। पानी की भाप बनी, बादल बने, बादल से बरसात हुई, और भाप में सारे ऑलमोस्ट जम चले जाते हैं। हम आज भी पानी को अगर प्योर करना है तो हम सबसे पहले उसको बॉईल करते हैं। जी सर, बिल्कुल। तो बरसात का पानी बहुत अच्छा पानी है। सिर्फ स्टार्टिंग की 2-3 बरसात हटा दें, उसके बाद सारा पानी अच्छा है। जी। हम उस पानी को इकट्ठा कर लें हमारे कुंड के अंदर, हमारे ज़मीन के अंदर, हमारे घर के अंदर, और उस पानी को पूरे साल यूज़ करें, इसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं। जी सर, बिल्कुल। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो सस्टेनेबल आर्किटेक्चर है ये एक नया और एक इनोवेटिव मेथड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर। सस्टेनेबल आर्किटेक्चर नया शब्द है, हम ये कर रहे हैं बहुत सालों से, बस बीच में भूल गए थे। जी सर। सस्टेनेबल आर्किटेक्चर नया शब्द है, ये प्रैक्टिस हम बहुत पहले से कर रहे हैं। वर्नाकुलर आर्किटेक्चर कहते हैं इसको। हम प्रैक्टिस बहुत टाइम से कर रहे हैं, बस हम इसकी महत्वता अब जानने लगे हैं। जी सर, बिल्कुल। तो आज हमने बहुत सारी बातें जानी सस्टेनेबल आर्किटेक्चर के बारे में। हमने जाना कि कैसे हम इजी तरीक़ों से अपने घर में भी सस्टेनेबल आर्किटेक्चर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमें इतनी सारी जानकारी दी सस्टेनेबल आर्किटेक्चर के बारे में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दर्शकों, आज हमने जाना सस्टेनेबल आर्किटेक्चर के बारे में। हमने जाना कि कैसे हम इजी मेथड्स को यूज़ करके अपने घर में सस्टेनेबल आर्किटेक्चर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर एक कदम बढ़ा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये प्रोग्राम आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम फिर लौटेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।